नमस्कार, डीडी न्यूज में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। उत्तर प्रदेश में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का हुआ शुभारंभ। एक दिन में 36.50 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। जिला जज बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। महिला वादिनी केस होगा शेड्यूल। वैश्विक स्तर पर आउटेज के बाद भारत में हवाई सेवाओं की स्थिति सामान्य। कई देशों के एयरपोर्ट्स पर भी दोबारा काम चालू। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत। 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ी। भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 7 विकेट से शिकस्त। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। और बात मौसम की। गुजरात और मुंबई में बारिश तो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। नागपुर में भारी वर्षा के कारण स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली में भी बदरा बरसने का है अनुमान। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने एक्शन लिया है। और जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर अंबाला दफ्तर गई है। हरियाणा के यमुनानगर और उसके आसपास अवैध खनन के मामले में ईडी ने पहले भी सुरेंद्र पवार और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां पर छापे मारे थे, जिसमें ईडी को इनकी संलिप्तता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आज ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने ये जो एक्शन लिया है, बड़ा एक्शन। जानकारी के अनुसार कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर अंबाला दफ्तर गई है। हरियाणा के यमुनानगर और उसके आसपास अवैध खनन के मामले में ईडी पहले भी सुरेंद्र पवार और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के यहां पर छापे मार चुकी है, जिसमें ईडी को इनकी संलिप्तता की जानकारी भी हासिल हुई थी। और इसके बाद ये जो कार्रवाई है, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ये बड़ा एक्शन लिया गया है सोनीपत के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के खिलाफ। ये बड़ा एक्शन हुआ है। तो ईडी ने सुरेंद्र पवार को उनके अंबाला स्थित ऑफिस से गिरफ्तार किया है। और अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि अमित शाह हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनाव में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुकरेला नदी के तट पर
अकबर नगर में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अकबर नगर में हरिशंकरी का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की। कुकरेल नदी तट पर स्थित अकबर नगर को सौमित्र वन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्रम में आज अकबर नगर में 10,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश आज वृक्षारोपण का नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। 36 करोड़ 50 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। यहां पर हरिशंकरी के वृक्ष लगाए उन्होंने। यह अकबर नगर का वही इलाका है जिसे सौमित्र वन के रूप में डेवलप किया जाएगा। पूरे एरिया में आज 10,000 वृक्ष लगाए जाएंगे और लक्ष्य पूरे प्रदेश में 36 करोड़ 50 लाख का है। तमाम सारे हाईवे हो, गांव हो, हर एक जगह हो, हर वृक्ष जरूर लगाने के लिए मुहिम की गई है। तमाम सारे लोग इसमें भाग ले रहे हैं और निश्चित रूप से ये अकबर नगर का वही इलाका है जहां पर एक समय भूमाफियाओं का कब्जा था, अवैध कॉलोनियां हटाई गई और अब यहां पर वन क्षेत्र होगा। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। और आपको बता दें कि ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सुनवाई जारी है। जिला जज संजीव पांडे 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित किए गए 7 मुकदमों समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान की जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति मांगी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से भी इस याचिका में कहा गया है कि पुजारी की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को छत पर रोकने की मांग की गई है। परिसर के हिस्से में आने वाले और तहखानों के सर्वे की भी मांग की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। और वैश्विक स्तर पर आउटेज के कारण भारत में हवाई सेवाओं की स्थिति अब सामान्य होने लगी है। जयपुर हवाई अड्डे पर परिचालन सुचारू रूप से चल रहा है, तो वहीं मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी स्थिति सामान्य हो रही है। फ्लाइट कैंसिल होने से यात्रियों को रात भर परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि अब यात्रियों को दूसरी उड़ान के लिए टिकट मिलना शुरू हो गया है। दरअसल आउटेज से अव्यवस्था की स्थिति पैदा होने के बाद भारतीय एयरलाइनों को तकनीकी और परिचालन संबंधी व्यवधानों का सामना करना पड़ा था। एयरलाइनों को मैनुअल बोर्डिंग पास जारी करने के कारण यात्रियों की चेक इन में देरी हुई। इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर के ऑनलाइन चेक इन में व्यवधान देखा गया, तो वहीं स्टॉक एक्सचेंज और बैंकों सहित वित्तीय संस्थान आउटेज से प्रभावित रहे। आज मैं इंदौर से आया हूँ। फ्लाइट टाइम पे थी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कल थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट का वही एक्सेल वगैरह इशू था, बाकी तो आज ठीक है। They provided us service but they did not accommodate us. So we had to wait here all the night. So I have got the ticket now but it was really tough. तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट की बात की जाए तो यहां भी आउटेज के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। हालांकि एयरपोर्ट पर लंबी लाइनों और डिले फ्लाइटों से यात्रियों को कुछ एक परेशानियों का जरूर सामना करना पड़ रहा है। Yeah, my flight is also delay. I'm traveling to London. So I got a delay around half an hour at the moment, but I'm not sure how much it will take. I'm traveling to Calicut. It is a connecting flight to Chennai and from there to Calicut. Yeah, mine is on time. Actually, it is 10 minutes early. वहीं चेन्नई एयरपोर्ट पर भी उड़ानें बहाल हो गई हैं। यात्रियों को कैंसिल हुई फ्लाइटों के बदले नए टिकट देने शुरू कर दिए गए हैं। This is the flight that got cancelled. It is rescheduled now. So I have got the tickets in my hand. My yesterday's flight got cancelled. That was scheduled at 11 o'clock. Rescheduled our flight. So it is at the same time, but it's in today night. So hopefully we got a ticket and we hope that it flies today.
और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। यूएनएससी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत आर रविंद्र, प्रभारी डी अफेयर और डीपीआर ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को बेहद अहम बताया है। साथ ही साथ उन्होंने आपसी विश्वास के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। India has also consistently advocated respect for sovereignty and territorial integrity for connectivity and infrastructure projects. Recognizing the centrality of Central Asia to SCO, India has prioritized interests and aspirations of Central Asia. India accords high priority to the consolidation of trust in the security domain within SCO, as well as strengthening of ties with SCO partners on the basis of equality, respect, and mutual understanding. Excellencies, when we talk about international peace and security, you will agree that terrorism constitutes one of the most serious threats. We must therefore shun double standards in our fight against terrorism. Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. Such an approach has the potential to affect cooperation in multilateral platforms, including at the SCO. और आपको सीधे लिए चलते हैं अकबरपुर, जहां पर इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाइव हैं। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले वृक्षारोपण महाअभियान के इस क्रम में एक पेड़ मां के नाम इस पावन आयोजन के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे देशवासियों से एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया था। इसके पीछे की भावना भी यही थी कि दुनिया के अंदर पर्यावरणविद एक बात को लेकर के चिंतित हैं, और वह चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के अंदर जीव सृष्टि के लिए एक नया संकट खड़ा करने जा रहा है। इस नए संकट से उभरने के लिए, क्योंकि संकट कहीं और से नहीं, मनुष्य के स्वार्थ ने ही प्रदान किया है, इसलिए इसको नियंत्रित करने की जिम्मेदारी भी मनुष्य के ऊपर ही होनी चाहिए। और इस दृष्टि से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह आह्वान हर भारतवासी के लिए यह एक मंत्र बनना चाहिए। इस अभिलाषा से हम लोगों ने प्रदेश में इस पवित्र अभियान को अपने हाथों में लिया, और मुझे प्रसन्नता है कहने में कि 5 जून के बाद से लगातार प्रदेश में वृक्षारोपण महाअभियान के साथ एक पेड़ मां के नाम लगाने का यह गौरव उत्तर प्रदेश के लगभग हर परिवार को प्राप्त होने जा रहा है। एक ही दिन में इस पवित्र अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर कुल आबादी अगर 25 करोड़ की आप माने, तो इसमें आधी आबादी के हिसाब से आप जोड़े तो लगभग 3 पेड़ हर मातृशक्ति के नाम पर आज प्रदेश के अंदर लगने जा रहे हैं। एक ही दिन में लगने जा रहे हैं, जब हम 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। और मैं अब तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं कि अब तक लगभग 12 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को हम संपन्न कर चुके हैं। आज के दिन पे सुबह से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 12 करोड़ पेड़ अब तक हर जगह रोपे जा चुके हैं। एक पेड़ मां के नाम, लेकिन इस पेड़ को लगाना भी है, बचाना भी है, और फिर इसके माध्यम से अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के कार्यक्रम के साथ भी हमें जुड़ना है। और इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि एक पेड़ मां के नाम, पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण रहेगा
तो आपने देखा होगा गत वर्ष प्रदेश के अंदर एक बड़े क्षेत्रफल में, और प्रदेश ही नहीं देश में भी दुनिया में भी हम लोग देख रहे थे, अक्टूबर महीने में बाढ़ आई थी। बाढ़ का समय अगस्त और मध्य सितंबर के अंदर अक्सर रहता है, लेकिन गत वर्ष अक्टूबर के अंत में बाढ़ आई थी। बहनों और भाइयों, जुलाई प्रथम सप्ताह में कभी बाढ़ नहीं आई थी। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में भी बाढ़ की विभीषिका को हम सब कुछ झेलने के लिए मजबूर हुआ था। 24 जनपद अकेले उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक की आबादी नेपाल और उत्तराखंड में आई अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए। ये ग्लोबल वार्मिंग के ही दुष्प्रभाव हैं, और मुझे लगता है कि इस बार का मई और जून का महीना लोगों को एक लंबे समय तक स्मरण रहेगा। टेम्परेचर सामान्यतः हम देखते थे, टेम्परेचर यहां का अमूमन जो देखते थे 42 से लेके 45 के बीच में होता था, लेकिन इस बार टेम्परेचर को 47 से लेके 50 डिग्री तक पहुंचते हुए हम सब ने देखा है। ये वे दुष्प्रभाव हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुनिया के पर्यावरणविद हम सबको लगातार देते रहे हैं, और यह जल का संकट भी खड़ा करेगा। तमाम परिवर्तन के कारण असमय बारिश की संकट पैदा करेगा, कहीं सूखा का संकट खड़ा करेगा, और इसके कारण होने वाले परिवर्तन से तमाम स्थलों पर अकाल पड़ने की संभावना भी पनपती हुई दिखाई देती है। इन सब से बचाव के लिए ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने 2017 में सरकार बनने के बाद वृक्षारोपण के इस महाअभियान के साथ आगे अपना कार्य करना प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है आज जहां हम लोग एक ही दिन में 36 करोड़ 50 लाख वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे, वहीं पिछले 7 वर्ष में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने अब तक 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम को संपन्न किया है, और 168 करोड़ वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही प्रदेश के अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो हमने थर्ड पार्टी इन सभी लगाए गए पेड़ों को देखा है, लगभग 75 से 80% पेड़ अभी भी जीवित हैं, अच्छी वाटिका के रूप में वहां पर वे आगे बढ़ रही हैं। यह प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यक्रम का अभियान का एक परिणाम है, और केवल इसको अगर मैं बोलूं, हो सकता है लोगों के लिए विश्वसनीय हो। आज वैश्विक संस्थाएं इसे मान्यता दे रही है। अभी आपने देखा होगा हमने 10 किसानों को यहां पे कार्बन क्रेडिट से, यानी कार्बन उत्सर्जन से जो पर्यावरण को क्षति हो रही है उसके बचाव के लिए जिन किसानों ने अब तक पेड़ लगाने के इस अभियान के साथ सफलतापूर्वक अपने कार्यक्रम को आगे किया, अपना रजिस्ट्रेशन कराया, वैश्विक संस्थाएं आकर के उनका निरीक्षण की, उन्हें यहां पर कार्बन क्रेडिट के रूप में धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में दिया गया। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस प्रयास का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए 200 करोड़ रुपए का अनुदान भी प्राप्त हो रहा है, जिसमें वह कार्बन उत्सर्जन को रोकने में इन पेड़ों ने जो पेड़ लगाए गए लगातार उन किसानों को 5 वर्ष तक धनराशि मिलेगी। पहले चरण में हम लोग आज 25,000 किसानों को इस सुविधा का लाभ प्रदान कर रहे हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि 200 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उस पेड़ का किसी ने इमारती लकड़ी के रूप में, किसी ने फलदार, किसी ने औषधीय, किसी ने पीपल, पाकड़, बरगद, किसी ने नवग्रह वाटिका लगाई होगी, किसी ने हरशंकरी लगाई होगी, किसी ने नक्षत्रशाला लगाई होगी, और किसी ने अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इस अभियान को आगे बढ़ाया। लेकिन वैश्विक संस्थाएं उसे मान्यता दे रही है। 200 करोड़ रुपए की राशि उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रही है। बहनों और भाइयों, लखनऊ
आज प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। ये प्रदेश की राजधानी भी है। हम लोगों ने कल ही इसको स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में डेवलप करके इसके आसपास के क्षेत्र को आर्थिक प्रगति के एक नए मानक के रूप में स्थापित करने के एक बड़े अभियान को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया। लेकिन याद रखना, विकास हम जितना करेंगे उस विकास का लाभ लंबे समय तक लोगों को तब मिलेगा जब भौतिक विकास के साथ साथ उससे होने वाली पर्यावरणीय क्षति को हम न्यूनतम स्तर तक पहुंचाने में भी सहायक होंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव उठाए गए। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में 2017 के पहले जितनी भी शहरों के अंदर स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, ये स्ट्रीट लाइट हैलोजन के रूप में जलती थी, बिजली की भी ज्यादा खपत होती थी और उससे कार्बन उत्सर्जन भी ज्यादा होता था। लेकिन एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में बदला गया। 16 लाख ऐसी लाइट हमने प्रदेश के अंदर बदली। परिणाम क्या रहा? बिजली की कम खपत, बिजली की बचत और साथ साथ उससे होने वाली धनराशि से जो बचत पैसा बचा है उसी से हम एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दिए। अलग से कोई धनराशि देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। पर्यावरण को भी बचा लिया, बिजली को भी बचा लिया और साथ साथ हम लोगों ने अच्छी दुधिया लाइट हर सिटी के अंदर देने में हम सफल हो गए। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं, जैसे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन करना। ये पर्यावरण के लिए भी और जीव जगत के लिए भी यह एक उत्तम प्रयास हो सकता है और वह भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर किया। और आज यहां पर एक कुकरेल नदी, जो कभी एक नदी हुआ करती थी, आज से 50 साल पहले कुकरेल से एक नदी निकलती हुई गोमती नदी में मिलती थी। लेकिन 84 के बाद इस पूरी नदी को अपने स्वार्थ के लिए भूमाफियाओं ने पाटना प्रारंभ किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वह फिर नाला बन गया और फिर वह उन बस्तियों के ड्रेनेज को उड़ेलने का एक माध्यम बन गया। उसने एक नदी को तो मारा ही मारा, लेकिन साथ साथ गोमती नदी को भी प्रदूषित करने का काम किया। जिस नदी संस्कृति के ऊपर मानवीय सभ्यता बसी हुई है उसको नष्ट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। गोमती नदी लखनऊ में आकर के कितनी काली हो गई है, किस प्रकार की स्थिति को पहुंच चुकी है। क्या इस पाप से हम कभी वंचित रह पाएंगे जो यहां पर हुआ? और इसीलिए सरकार ने तय किया कि लखनऊ में आने वाले कोई भी अतिथियों, कोई भी पर्यटकों, लखनऊ वासियों के लिए भी, प्रदेश वासियों के लिए भी हम कुकरेल में एक नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। नाइट सफारी यहां पे लोगों के पर्यटन और मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी एक केंद्र बनेगा। लेकिन साथ साथ इको टूरिज्म के एक बेहतरीन स्पॉट के रूप में हम पूरे कुकरेल क्षेत्र को डेवलप करेंगे। और उसी क्रम में आपने देखा होगा इस क्षेत्र में जो अतिक्रमण था, उस अतिक्रमण को हटा करके जिन लोगों ने यहां पर रजिस्ट्री की थी, उन लोगों को जिनके पास आवास नहीं थे उनको आवास उपलब्ध कराए गए। ऐसे 2100 परिवारों को भी एक एक आवास उपलब्ध करवाने का कार्य एलडीए ने प्रशासन की मदद से यहां पर संपन्न किया, उनको व्यवस्थित पुनर्वास हुआ। लेकिन साथ साथ जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़ करके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बन करके लोगों को ठगने का काम किया, ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई करते, एफआईआर लॉन्च कराते, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। और खाली करवाने के बाद जहां पहले अकबर नगर के नाम पर यहां पे पॉल्यूशन का एक माध्यम बना हुआ था, आज वहां पर भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पे सौमित्र वन का आज यहां पर गठन हुआ है। ये जो जितने भी पेड़ लगाए जा रहे हैं ये सौमित्र वन ही हैं, ये सौमित्र वन के ही हो रहे हैं। हरशंकरी के
एक वाटिका मुझे भी यहां पे लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, उस पहचान को बनाए रखने के लिए सौमित्र वन यहां लग रहा है और इसके दूसरी ओर शक्ति वन लगने जा रहा है। शक्ति वन भी इसलिए, ये शक्ति भारत की नदी संस्कृति को बचाने का माध्यम बनेगा। एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को भी और नई मजबूती प्रदान करने में हम सबका मार्गदर्शन करेगा, प्रदेशवासियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और आज का जो कार्यक्रम, जिस स्तर पर सभी लोग इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूं हर तबके, उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभाग, क्या पंचायती राज, क्या ग्राम्य विकास, क्या नगर विकास, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या गृह विभाग, क्या सामान्य प्रशासन, क्या स्कूली विभाग, क्या टेक्निकल एजुकेशन, क्या मेडिकल एजुकेशन, सभी विभाग वन विभाग के नेतृत्व में इस कार्यक्रम के साथ लगे हैं। हर जनपद लगा है, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण लगे हुए हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और मैं तो पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान करूंगा, हमारे पास पेड़ों की कमी नहीं है। अकेले वन विभाग और उद्यान विभाग के पास 50 करोड़ पौध है। निजी नर्सरी में लगभग 4 करोड़ पौध मौजूद है। इसमें छायादार भी हैं, इमारती लकड़ियों से भी हैं, फलदार भी हैं, औषधीय वृक्ष भी हैं, सजावट वाले भी हैं। हर प्रकार के पौधे आपको वहां पर प्राप्त हो जाएंगे। तो मेगा पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये आप सीधा प्रसारण देख रहे थे लखनऊ के सौमित्र वन से, जहां पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम लगाने का लोगों से आह्वान किया। साथ ही साथ उन्होंने मानव जीवन के लिए वन का क्या कुछ महत्व है, इस पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की वजह से जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, अगर उससे निपटना है तो हमारे जीवन में पेड़ पौधों का विशेष महत्व है। पेड़ लगाइए, पर्यावरण को बचाइए, मानव जीवन को बचाइए। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के नाम पर ये सौमित्र वन जो है ये विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।